हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल प्राइड वेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज के हम अपने इस लेक्चर में एग्रीकल्चर के 50 एमसीक्यूज को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे व्यूअर्स का कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स आ रहे थे कि थ्योरी पोर्शन के साथ साथ ही जिस तरीके से मैं फॉरेस्ट्री के एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ तो एग्रीकल्चर के भी एमसीक्यूज लेकर आऊँ। तो चलिए आज के हम अपने इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये लेक्चर जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, Agroclimatic regional planning was initiated in India with the inception of। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की बात करें तो बेसिकली ये जो प्लानिंग थी, इस प्लानिंग में क्या इंक्लूडेड था, किस चीज़ से रिलेटेड ये प्लानिंग थी। ये बेसिकली क्या था कि आप अपने एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक यूटिलाइजेशन करें, नेचुरल साइंटिफिक यूटिलाइजेशन करें या मैनमेड रिसोर्सेज को आप किस तरीके से अवेलेबल करवाएंगे इंडिया में फॉर द डिफरेंट फार्मर्स, ताकि वो क्या कर सके, अपनी खेती बाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छे से कर सके। तो इसको सोचते हुए ये जो प्लानिंग है वो इंडिया में इनिशिएट की गई और हमने इससे रिलेटेड हमने देखा था कि इंडिया में 15 रीजन्स हैं जिनको हम एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के अंदर स्टडी करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स, और एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स आपके क्या क्या होते हैं, सॉइल टाइप, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वाटर रिसोर्सेज, इन सभी बातों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। बट आपका क्वेश्चन क्या है कि इस रीजनल प्लानिंग की इनिशिएशन इंडिया में विद द इंसेप्शन ऑफ कब की गई। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट, 7th 5 ईयर प्लान के दौरान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rice production is highest in areas having high rainfall, canal irrigated lands, bright sunny days during and after anthesis। It means what कि आपको यहाँ पर 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं कि अगर आप राइस प्रोडक्शन या राइस की कल्टीवेशन आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ये अगर 3 फैक्टर्स हैं तो इनमें से क्या तीनों फैक्टर्स ही काम पर आ रहे हैं, हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। So our correct combination is option number A, that is your what, first, second and third। अगर आपको राइस की प्रोडक्शन हाईएस्ट चाहिए तो वहाँ पर हाई रेनफॉल भी होने चाहिए, कैनल इरिगेटेड लैंड भी होने चाहिए, एज वेल एज ब्राइट सनी डेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंथैसिस भी होने चाहिए। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ecosystem determining agroecological zones has two components, that is biotic and abiotic। Abiotic components comprise of light, water and animals, minerals, plants and soil organisms, materials like water, minerals, salts, atmospheric gases, energy like light, heat and stored energy। आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व होंगे, मटेरियल्स लाइक वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, एटमॉस्फेरिक गैसेस और एनर्जी जैसे कि लाइट हो गया, हीट हो गया, स्टोर्ड एनर्जी हो गई, उस बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम की एबिलिटी के बारे में बात की जा रही है और हमने मान लिया कि वो सिस्टम कौन है, एग्रीकल्चर, क्योंकि आपका पोर्शन कौन सा है, एग्रीकल्चर का है। टू मेंटेन इंटर रीजनल इक्विटी एंड एनहेंस if required the flow of its products and services by way of linkages with other systems without damaging its own long term potential is called। देखिए ये वाला जो आपको एक तरीके का डेफिनेशन दिया हुआ है और आपने एक सिस्टम को कंसीडर किया हुआ है, इट मीन्स व्हाट कि आप एक सिस्टम की एबिलिटी की बात कर रहे हैं और उस सिस्टम को आप इंटर रीजनल इक्विटी और उसको एनहांस करने के बेसिस से आप उसकी एबिलिटी को देख रहे हो और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसकी फ्लो को, कि वो किस तरीके से उस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, उसके प्रोडक्ट्स क्या निकल रहे हैं, उसमें जो सर्विसेज हो रही है क्या वो अदर सिस्टम को लिंक कर रही है विदाउट डैमेजिंग द अदर सिस्टम्स, और सबको साथ में लेकर चल रही है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है कि नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अ सस्टेनेबल सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप मिक्सचर्स हैव प्रूव्ड बायोलॉजिकली मोस्ट डायनामिक अंडर। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्रॉप मिक्सचर क्या होता है। अगर हम क्रॉप मिक्सचर की बात करें तो क्रॉप मिक्सचर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिफर्स टू क्रॉपिंग सिस्टम। इसको क्रॉपिंग सिस्टम, हमने क्रॉपिंग सिस्टम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम क्रॉप मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप डिफरेंट क्रॉप्स या डिफरेंट स्पीशीज के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अगर आप क्रॉपिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? क्रॉप मिक्सचर्स कहते हैं। सो यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रॉप मिक्सचर्स हैव प्रोवाइडेड बायोलॉजिकली मोस्ट डायनामिक अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जूट ग्रोइंग एरियाज द यूजुअल ऑल्टरनेट क्रॉप इज। मतलब जिस एरिया में आप जूट को ग्रो करते हैं तो और उसके साथ साथ आप ऑल्टरनेट क्रॉप किसको ग्रो कर सकते हैं? सो दैट इज योर व्हाट? राइस। मतलब जूट के साथ साथ आप राइस को भी ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following term is used to denote the relative land area under sole crop required to produce the same yield as obtained under a mixed or an intercropping system at the same management? सबसे पहले ये समझिए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से आप कौन से टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे या यूज करेंगे जहां पर अगर आप किसी एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। सोल क्रॉप, सोल क्रॉप की अगर हम बात करें तो सोल क्रॉप क्या होता है कि आप किसी फील्ड में, सपोज ये कोई फील्ड है, इस फील्ड में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक, किसी एक मेन पार्टिकुलर क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हैं, बट इस सिंगल क्रॉप के साथ साथ अगर आप इस क्रॉप की तरह ही कोई अदर स्पीशी है जिसकी ग्रोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऑलमोस्ट सेम है, सोल क्रॉप की तरह ही है, तो आप अगर उन और आप चाहते हैं कि जो सोल क्रॉप की जो ईल्ड हो रही है, जो उससे आपको जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो भी सेम, अगर आप दूसरा क्रॉप लगाना चाहते हैं तो सेम वो किसकी तरह हो? सोल क्रॉप की तरह हो। तो अगर आप इस सिस्टम को, इस फिनोमेना को अपना रहे हैं तो उस टर्म को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो उसको हम कहते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है डियर व्यूवर्स? जैसे देखिए कि आपने कोई लैंड जो है आपने चूज किया एक सोल क्रॉप, कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए आपने उसको चूज किया, लेकिन टाइम के साथ साथ आप क्या सोच रहे हैं कि अगर इस क्रॉप के जैसा ही कोई दूसरा क्रॉप होगा जो कि अगर मैं उसकी यहाँ पर उस ग्रो करता हूँ तो उसकी भी जो ईल्ड होगी वो सेम इसी सोल क्रॉप की तरह होगी। तो ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा क्रॉप जो कि ठीक इसी के बिरादरी का है, अगर आप उसको ग्रो करते हैं तो इसके लिए आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक से ज्यादा स्पीशीज को ग्रो कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। pulses fit well in cropping systems as they are। देखिए, पल्सेस जो है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं जब हम क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। तो पल्सेस क्या करते हैं कि किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम पर बहुत ही अच्छे से फिट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं, एज वेल एज वो लेग्यूम्स होते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से पल्सेस जो है वो क्रॉपिंग सिस्टम में बहुत ही परफेक्टली फिट हो जाते हैं, क्योंकि इसको लगाने से आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। As per principle of crop rotation, pulses should be included in rotation because अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, अगर आप क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें पल्सेस को क्यों इंक्लूड किया जाना चाहिए? क्यों? बिकॉज दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Which one of the following pairs is not correctly matched? इसमें से कौन से पेयर्स जो हैं जिनको करेक्टली मैच नहीं किया गया है? सो ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो रिले क्रॉपिंग,
रिले क्रॉपिंग के साथ सोइंग पल्स इन राइस क्रॉप प्रायर टू हार्वेस्ट, ये तो बिल्कुल सही है, सही मैच किया गया है। हमने रिले क्रॉपिंग के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है, इंटरक्रॉपिंग व्हीट आफ्टर राइस, तो ये बिल्कुल गलत है। इंटरक्रॉपिंग में आप कभी भी व्हीट के बाद राइस को ग्रो नहीं करते हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल नाइट्रोजन फिक्सिंग अलगे कम्युनिटी ऑफ ब्लू ग्रीन अलगे, इनमें से कौन सा जो है मुख्य स्रोत है अलगे का जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, मेजर सोर्स है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एनाबेना, एनाबेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज योर व्हाट, ग्राउंडनट पेग्स, ग्राउंडनट पेग्स व्हेन डेवलप्ड इन द सॉइल फॉर्म। अगर हम ग्राउंडनट पेग्स को डेवलप करते हैं सॉइल फॉर्म में, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पेगिंग क्या होती है। अगर पेगिंग की हम बात करें तो पेगिंग एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है, जिससे क्या होता है कि जो बडिंग ओवरी होती है, बडिंग ओवरी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई प्लांट है, यहाँ से कोई नई स्पीशी मतलब नए प्लांट जो है जर्मिनेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेग कहते हैं। अब पेग जो है वो बड़ा होता है, एनलार्ज होता है, और वो कहाँ जाता है, धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। ठीक, सपोज ऐसे समझिए कि ये कोई प्लांट है, यहाँ से क्या हुआ, बडिंग ओवरी निकली। ठीक, यहाँ से कोई बडिंग ओवरी निकली जिसको हमने क्या कहा, पेग कहा। ठीक, अब ये जो बडिंग ओवरी है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रही है, ग्राउंड की तरफ जा रही है, और ग्राउंड की तरफ जाकर वो ग्राउंड के अंदर जाकर वहां पर वो क्या कर रहे हैं, जो स्मॉल स्टेम है वो एक्सटेंड हो चुका है सॉइल के अंदर तक, और फिर यहाँ पर वो जो पेग था वो किसका रूप ले चुका है, फ्रूट्स का रूप ले चुका है, और फ्रूट्स के रूप में आपको क्या मिला, ग्राउंडनट मिला। तो इस तरीके से, ठीक, तो ग्राउंडनट पेग्स जो हैं वो जब डेवलप होते हैं सॉइल में तो वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, फायर क्यूरिंग इज फॉलोड इन, फायर क्यूरिंग इज फॉलोड इन ऑप्शन नंबर ए, चूइंग ऑफ टोबैको, ऑप्शन नंबर बी, बीड़ी टोबैको, हुक्का टोबैको, शेरूट टोबैको। तो जो फायर क्यूरिंग है वो चूइंग टाइप ऑफ टोबैको के लिए फॉलो की जाती है। इट मीन्स जब जो तंबाकू खाने वाला जो होता है उसको फायर से बचा के रखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ व्हीट, फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ व्हीट। आपको स्टेटमेंट दी हुई है, फर्स्ट है, फर्स्ट है क्राउन रूट इनिशिएशन, ओके, सॉरी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ व्हीट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी हुई है क्राउन रूट इनिशिएशन, सीडलिंग, टिलरिंग, फोर्थ है ईयर इमर्जेंस। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको जो दी हुई है, यहाँ पर हमको फिजियो जब व्हीट ग्रो कर रहा होता है तो हमें उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है अकॉर्डिंग टू इट्स फिजियोलॉजिकल स्टेजेस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले अगर वीट को हमने ग्रो किया है तो सबसे पहले उसकी क्या होगी, सीडलिंग होगी, सीडलिंग के बाद क्राउन रूट इनिशिएशन होगा, फिर टिलरिंग होगी, और फिर ईयर इमर्जेंस होगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आप वीट को ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेज जो होगा उसकी ग्रोथ में वो होगा सीडलिंग, फिर होगा आपका क्राउन रूट इनिशिएशन, फिर होगी आपकी टेलरिंग, और फिर होगा आपका ईयर इमर्जेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लो क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर इज एट्रीब्यूटेड टू। अगर क्या हो रहा है कि लो क्वालिटी, आपका क्या हो रहा है, लो क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर हो रहा है, ठीक,
आप मतलब क्वालिटी लो हो गई है आपकी जूट फाइबर की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो क्वालिटी है जूट फाइबर की वो लो हो चुकी है? सबसे पहला आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है डिसकलरेशन ऑफ फाइबर, सेकेंड है वेरी शॉर्ट फाइबर स्ट्रैंड्स, थर्ड है रिडक्शन ऑफ सेल्यूलोज इन फाइबर, फोर्थ है रिडक्शन ऑफ सेल वॉल स्ट्रेंथ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब क्या होता है कि अगर आपके पास जूट फाइबर जो है वो लो क्वालिटी का है, तो वो सबसे पहले तो उसकी डिस्कलरेशन हो जाएगी, मतलब जो ओरिजिनल कलर होता है फाइबर का वो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा, वो बहुत ही फेडेड जैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर वन। फिर उसके जो फाइबर स्टैंड्स होंगे वो काफी छोटे छोटे होंगे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following two crops are responsible for almost 75% of pulse production in India? ठीक, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये आपके इंडिया से रिलेटेड है और आपको क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दो क्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल है 75% ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर वर्ड ग्राम एंड पिजन पी। ग्राम यानी कि चना और पिजन पी यानी कि काबुली चना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीती केल इज अ क्रॉस बिटवीन, ट्रीती केल इज अ क्रॉस बिटवीन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रीती केल क्या होता है। तो ट्रीती केल की अगर मैं बात करूं तो ट्रीती केल बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का वो साइंटिफिक मेथड है जो कि अपनाया जाता है किसके लिए, फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, मतलब ट्रीती केल जो है ये एक तरीके का बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, वीट और राई की प्रोडक्शन की जाती है। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जिसके थ्रू आप वीट और राई की प्रोडक्शन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है एन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड CIMMYT Summit in Mexico deals with two crops grown widely in India. These crops are, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर व्हाट, मेज एंड व्हीट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको समिट के नाम से जाना जाता है, और वो कहाँ सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन मेक्सिको। तो ये मेजरली दो क्रॉप्स जो कि इंडिया में बहुत ही वाइडली ग्रो करती है, तो उनके साथ ये डील करती है, और वो जो दो मेजर क्रॉप्स हैं दैट इज योर व्हाट, मेज एंड व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following occupies the highest volume percent in a fine sandy loam surface soil in good condition for plant growth? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से सैंडी लोम सरफेस सॉइल जो होता है उसमें से सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम परसेंटेज जो है फाइन सैंडी लोम सरफेस सॉइल जो है, और जो कि प्लांट सॉइल इन गुड कंडीशन, ठीक, फॉर प्लांट ग्रोथ, तो उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम किसका होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर व्हाट, बी, पोर स्पेस विच इंक्लूड्स एयर एंड और वाटर। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो किसका होता है, पोर स्पेस, पोर स्पेस विच इंक्लूड्स एयर एंड और वाटर, जिसको हम पोरोसिटी ऑफ सॉइल के नाम से भी जानते हैं। पोरोसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, बेसिकली पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस कहते हैं। तो ये पोर स्पेस एक तरीके से क्या करता है, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वो क्या करता है, अमाउंट के वाटर को डिटरमाइन करता है ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और उसको होल्ड करके रखता है। ठीक, तो अगर जो कि फाइन सैंडी लोम सरफेस होती है सॉइल का, वो काफी गुड कंडीशन होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, जिसमें मेनली क्या, हाईएस्ट वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो किसका होता है, पोर स्पेस विच इंक्लूड्स एयर एंड और वाटर। फिर नेक्स्ट है पेडोलॉजी। अगर पेडोलॉजी कंसीडर्स सॉइल एज अ, तो पेडोलॉजी जो है वो सॉइल के कौन से फैक्टर को कंसीडर करता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पेडोलॉजी क्या होता है। तो पेडोलॉजी जो है इट हैज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स व्हाट, पेडोन मीन्स होता है सॉइल। पेडोलॉजी जो है इट हैज टेकन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पेडोन। पेडोन का मतलब होता है सॉइल,
और लॉजी की मतलब लॉजी मतलब स्टडी। तो सॉइल की स्टडी करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। तो अगर हम सॉइल की स्टडी पेडोलॉजी की बात करते हैं तो पेडोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सॉइल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि पेडोलॉजी जो सॉइल को कंसिडर करता है एज अ नेचुरल बॉडी, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उसकी स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड्स आर बेसिकली सिलिकेट्स ऑफ। क्लोराइड्स जो होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो वो बेसिकली सिलिकेट्स हैं, किसके किसके? सो हमारा ऑप्शन है मैग्नीशियम विद सम आयरन एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लोराइड्स जो होते हैं वो बेसिकली दे आर सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम विद सम आयरन एंड एल्यूमिनियम। अगर मैं क्लोराइड्स के आपको फॉर्मूला की बात करूं तो क्लोराइड्स जो होते हैं बेसिकली वो कुछ परसेंट जो होता है उसमें आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा विद सम आयरन एंड एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the cation exchange capacity of a mineral soil containing predominantly kaolinitic clay minerals generally ranges between। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपके पास टर्म आ रहा है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या जिसको आप CEC के नाम से भी जानते हैं, तो CEC क्या होता है? तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ टेक्निक टू मेजर, एक तरीके की टेक्निक होती है जिससे आप मेजर करते हैं कि हाउ मेनी केटायंस कैन बी रिटेन्ड ऑन सॉइल सरफेस। ठीक, आप कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बहुत सारे मिनरल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने पोटेशियम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया या अमोनिया फर्टिलाइजर का आपने इस्तेमाल किया, तो उसमें से जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जैसे पोटेशियम फर्टिलाइजर में जो के पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, राइट, अगर अमोनिया फर्टिलाइजर है तो उसमें NH4 पॉजिटिव यानी कि जो केटायंस प्रेजेंट होंगे। तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये किस तरीके से सॉइल में रिटेन करते हैं ऑन इट्स पार्टिकल सरफेसेस, उसे हम क्या कहते हैं? केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो कैलोनिटिक क्ले मिनरल्स होंगे तो उसमें केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होगी? ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कैलोनिटिक क्ले मिनरल्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल मिनरल्स। ठीक, जैसे इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होगा वो एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, सिलिका होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। ठीक, अगर मैं इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करूं कैलोनिटिक का, तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2SiO5 होल ब्रैकेट OH4 होल 4। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला होता है दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलोनिटिक क्ले। तो अगर हम इसके मिनरल कंटेनिंग की बात करें तो मिनरल कंटेनिंग जो है वो कितना होगा? दैट इज योर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर व्हाट? 3 to 15 milli equivalent per 100 gram of soil। ME stands for milli equivalents per gram। ठीक, पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। ठीक, तो यहाँ पर जो CEC होता है दैट इज योर व्हाट? अमाउंट ऑफ केटायन दैट कैन बी एक्सचेंज बाय अनदर केटायन ऑन द सरफेस ऑफ अ क्ले मिनरल, दैट इज योर व्हाट? केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉइल साइंस मिसेल स्टैंड्स फॉर। सॉइल साइंस में जो टर्म मिसेल होता है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा होता है? मिसेल टर्म जो है ये आपको बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा, आपने इसको अपने 10th क्लास के साइंस में, जनरल साइंस में भी पढ़ा हुआ है, बट वो क्या था आपका? सोप मिसेल था। यहाँ पर क्या हो रहा है? सॉइल साइंस में पूछ रहा है कि मिसेल का मतलब, या मिसेल जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा होता है? सो मिसेल का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड सिल्ट पार्टिकल्स विथ हाई केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसे हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। Okay, let's move towards our next question. Soils high in swelling clays which crack widely upon drying, resulting in shrinking, shearing, and soil mass movement
आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉइल क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉइल्स में जो क्लेस प्रेजेंट है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने की वजह से उनमें क्रैक जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और इसकी वजह से रिजल्ट क्या मिलता है कि सॉइल जो है वो उसके जो पार्टिकल्स है वो श्रिंक हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। इनफैक्ट सॉइल का जो मास मूवमेंट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसको डिपिक्ट करता है, किसको बताता है? सो ऑप्शन नंबर ए है आपका अल्टीसोल्स। अगर अल्टीसोल्स की बात होती है तो अल्टीसोल्स क्या होते हैं? तो अल्टीसोल्स जो होते हैं दे आर कॉमनली नोन एज रेड क्ले सॉइल्स, और ये क्या होते हैं, दे आर स्ट्रांगली लीच्ड, ठीक, स्ट्रांगली लीच्ड होते हैं। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो नोन टू बी एज एसिड फॉरेस्ट सॉइल्स विथ रिलेटिवली लो नेटिव फर्टिलिटी, मतलब इनकी जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। इनफैक्ट इनको एसिड फॉरेस्ट सॉइल्स भी कहा जाता है, और ये जो है इट इज मेजरली फाउंड इन ह्यूमिड टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, इस तरीके से। और ये जो अल्टीसोल्स है, ये अल्टीसोल जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम अल्टीमेट। अल्टीसोल जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्टीमेट, क्योंकि अल्टीमेट जो, क्योंकि अल्टीसोल्स जो थे वो क्या थे, दे वर द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस वेदरिंग ऑफ मिनरल्स, ठीक, मतलब जब कंटिन्यूअस वेदरिंग ऑफ मिनरल्स हो रहा था तब इनकी जो है उत्पत्ति हुई, तब इनका फॉर्मेशन हुआ, एंड दैट इज व्हाई दे आर टर्म टू बी एज अल्टीसोल्स। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। फिर है आपका एंटाइसोल्स। तो एंटाइसोल्स की बात करते हैं तो एंटाइसोल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये दे डू नॉट शो एनी प्रोफाइल ऑफ डेवलपमेंट, ये किसी भी तरीके का डेवलपमेंट शो नहीं करते हैं अदर देन अ हॉरिजॉन, ठीक, अदर देन अ होराइजन। अगर ये होराइजन में होंगे तो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट जो है वो दिखाई देगी आपकी क्रॉप में। लेकिन होराइजन का मतलब क्या होता है? अगर हम सॉइल होराइजन की बात करते हैं तो वो एक तरीके का लेयर होता है पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, ठीक, जैसे सपोज ये सॉइल सरफेस है तो इसके पैरेलली यहाँ नीचे भी और ऊपर भी, ठीक, ये आपका सॉइल सरफेस है, दिस इज योर सॉइल सरफेस। तो इसके पैरेलली ऊपर भी और नीचे भी जिसकी फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो डिफर कर रही होगी, ऊपर वाले लेयर की भी और नीचे वाले लेयर की भी। ऐसे ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, सॉइल होराइजन कहते हैं। तो अगर सॉइल होराइजन में वो है तो वहां पर आपको प्रॉपरली डेवलपमेंट दिखाई देगी, अनलेस एंड अनटिल कि अगर वो होराइजन नहीं है, सेम कंप्लीट लेयर है सॉइल का, तो वहां पर आपको ऐसा कोई भी डेवलपमेंट जो है वो दिखाई नहीं देगी। ओके, ठीक। फिर अब तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर व्हाट, वर्टाइसोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। Total porosity of a soil with 1.3 to 5 gram per cc Bd and 2.65 gram per cc Pd is, Bd stands for bulk density and Pd stands for particle density। तो टोटल पोरोसिटी ऑफ सॉइल क्या होगी? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पोरोसिटी क्या होती है। तो पोरोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो पोरोसिटी मैंने जो है आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है कि पोरोसिटी बेसिकली क्या होता है कि सॉइल सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जब स्पेस हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस कहते हैं। ये पोर स्पेस क्या करता है, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। इट मीन्स व्हाट, पोरोसिटी बेसिकली क्या होता है, इट रिफर्स टू हाउ मेनी पोर्स और होल्स अ सॉइल हैज, दैट इज योर व्हाट, पोरोसिटी, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उस फॉर्मूले को हम बहुत ही ब्रीफली अपने आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर व्हाट, 50%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following microorganisms is responsible for maximum nutrient cycling in the soil? Option number A, that is your what, bacteria. Question number 27. Which one of the following statements is are correct? तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि राइजोबिया फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल्स नॉन सिम्बायोटिकली। तो सबसे पहले ये देखिए कि राइजोबिया जो होता है वो एक तरीके का डाइएसोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है आफ्टर बिकमिंग एस्टैब्लिश्ड इनसाइड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स।
ठीक, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, राइट। तो ये वाला जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, और एजोटोबैक्टर्स फिक्स नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली इन एसोसिएशन विद लेग्यूम्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी, ब्लू ग्रीन algae फिक्स नाइट्रोजन इन पैडी fields अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्लू ग्रीन algae जो है, इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन पैडी fields अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर विद वाइड कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, यहाँ पर ये जी टाइप हो गया है, इट इज नॉट जी, इट इज सी। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितनी दी हुई है आपको, 70:1 दिया हुआ, इज एडेड टू द सॉइल, द नेट इफेक्ट इज द डिसअपियरेंस मिनरल नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई ऑर्गेनिक मैटर डाला, सॉइल में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो बहुत ज्यादा है, कितना, 70:1 का रेशियो है, तो यहाँ पर जो नेट इफेक्ट पड़ेगा, मतलब मिनरल नाइट्रोजन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू इमोबिलाइजेशन, राइट। इमोबिलाइजेशन की वजह से मिनरल नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एडिशन ऑफ एक्सेस soluble phosphatic fertilizers to soil may affect plant growth by, देखिए अगर आप एक्सेस सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं सॉइल में, तो वो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करेगा बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक। अगर आप एक्सेस सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस करते हैं सॉइल में, तो जो जिंक है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इससे जो प्लांट ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As plants grow to maturity, the concentration of plant nutrients changes. What kind of change occurs in respect of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium? ओके यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर प्लांट्स मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होने लगती है, और जो चेंज है वो किसके रिस्पेक्ट में आपको दिखाई देता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअल में क्या चेंजेस होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं, वहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इंक्रीज होने लगते हैं। तो जैसे जैसे प्लांट्स अपनी मेच्योरिटी की तरफ ग्रो करने लगते हैं, ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको concentration of plant nutrients में। Okay. Question number 31. In order to assess the immediate fertility level of a given soil for potassium, which one of the following forms of potassium presence in the soil would one test for? What is the meaning of this question? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको सॉइल की इमीडिएट फर्टिलिटी को असेस करना है, उनका आंकलन करना है, तो आप कैसे करोगे। पोटेशियम प्रेजेंस इन सॉइल है, तो आप किस बेसिस पे उसको जो है टेस्ट करोगे। सो इट इज टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन टेस्ट फॉर एक्सचेंजेबल के। अगर पोटेशियम का एक्सचेंजेबल हो रहा है, तो इस बेसिस पे आप सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको एसेस करते हो, उसका आकलन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट कल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ऑन ग्राउंडनट सिविलाइजेशन, सॉरी ग्राउंडनट कल्टीवेशन। सो मतलब कौन से कल्चर को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए जब आप ग्राउंडनट की कल्टीवेशन कर रहे हो। सो करेक्ट ऑप्शन है राइजोबिया। राइजोबिया कल्चर जो है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए अगर आप ग्राउंडनट की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो। Question number 33. Which one of the following concentrated organic manure has maximum phosphorus content? इनमें से कौन से ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस कंटेंट होगा, तो ऑर्गेनिक मैन्योर में। तो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, गुआनो। गुआनो बेसिकली क्या होता है, इट इज द मैन्योर जिसमें एक्सेप्शनली हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है, पोटेशियम होता है, बट ये जो है ये किससे मिलकर बनाया जाता है, जो वेस्ट सब्सटेंस पास होते हैं फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सी बर्ड्स,
तो वही जो है वो फार्मर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्लांट्स टू ग्रो वेल, उसको हम क्या कहते हैं, गुआनो कहते हैं। Okay, the waste substances passed from the bodies of seabirds that is used by farmers to make plants grow well, that is your what, that is your guano. Okay, अब आपको नीचे क्वेश्चन दी हुई है लिस्ट वन और लिस्ट टू, इसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देखना है यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है आपका यूरिया। ठीक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज योर यूरिया। तो देखिए फर्स्ट का तो हमें पता है कि ए का जो करेक्ट कोड होगा दैट इज योर वन, तो वन कहाँ कहाँ पर है, आपको दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वन जो है वो आपको दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, मतलब हमको करेक्ट आंसर जो है वो ए और बी के बीच में चूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बी। बी क्या है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बी क्या है आपका, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन है आपका, अमोनियम सल्फेट है। तो अब बी का जो करेक्ट कोड है दैट इज योर थ्री, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर टू अ ग्रीन मैन्योर लेग्यूमिनियस क्रॉप ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस टू द सक्सीडिंग क्रॉप। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने सपोज आपने खेती कर रही है किसी एक सोल क्रॉप की, और आपने यहाँ पर किसको अप्लाई किया है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने उसका इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, जो कि ग्रीन मैन्योर लेग्यूमिनियस क्रॉप था, तो उसके बाद अगर आपने खेती करी किसकी, ग्रीन मैन्योर लेग्यूमिनियस क्रॉप की। ठीक, अब इसके उसमें आपने क्या इंट्रोड्यूस किया, फॉस्फोरस का। तो अब अगर आप इसके बाद जो भी क्रॉप लगाएंगे तो उस पे उस फॉस्फोरस का क्या इफेक्ट रह जाएगा। सो क्या इफेक्ट रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर व्हाट, ग्रेटर अमाउंट ऑफ phosphorus is taken up and converted into organic form which is released on decomposition of green matter। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ज्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस है तो वो उसको कंज्यूम कर लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऑर्गेनिक फॉर्म में, और जो कि आपका जो पुराना क्रॉप था उसके डिकम्पोजिशन में भी वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक, ये सारी बातों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। Okay, question number 36. The nitrogenous fertilizer manufactured in India, which occupies the first place in production today, is urea. तो ये तो बहुत ही important question है, हो सकता है कि ये question आपको directly पूछ ले आपके main exam में। Okay, next question है, which one of the following fertilizer is least hygroscopic? इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज meant by the term hygroscopic। hygroscopic का मतलब क्या होता है, it is a tendency of absorbing moisture from the air। air से moisture absorb करने की जो tendency होती है उसको हम क्या कहते हैं, hygroscopic कहते हैं। so our correct option is option number C, that is your what, diammonium sulfate। it is the only fertilizer which is least hygroscopic in nature। okay, next question है, diammonium phosphate requirement for supplying 45 kg nitrogen and 115 kg P20 to 1 hectare peanut crop is। ये भी आपका थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सॉल्व करते बनेगा। बस यहाँ पर ये देखिए कि अगर आपको डायमोनियम फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक, रिक्वायरमेंट फॉर सप्लाइंग 45 kg नाइट्रोजन एंड 115 kg P20 टू 1 हेक्टर पीनट क्रॉप इज, तो आपको लगेगा 250 kg। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन, मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर। यहाँ पर जो जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बोरॉन है, मैंगनीज है और मोलिब्डेनम है, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर न्यूट्रिएंट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिग्निफिकेंस नहीं, nutrients which produce microscopic effects नहीं, essential nutrients but are required in minute quantities is your what correct option। मतलब जिंक, बोरॉन,
का आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज, थोड़ी सी क्वांटिटीज में उनकी जरूरत होती है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डोरमेंसी क्या होता है। डोरमेंसी वो स्टेज होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल की, वो लाइफ साइकिल का वो पीरियड होता है जहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो टेम्पररीली स्टॉप हो जाती है। या अगर हम इसको सीड की बेसिस पे बात करें तो सीड डोमेंसी क्या होता है कि ये एक बहुत ही इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन होता है जहाँ पर सीड को जर्मिनेशन से बचाया जाता है, रोक लिया जाता है, जिसको आप स्लीपिंग पीरियड भी कहते हो। सीड्स का जो स्लीपिंग पीरियड होता है उसे आप क्या कहते हो, डोरमेंसी। तो डोरमेंसी को एक तरीके से आपको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट है फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज योर पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर पॉइंट्स फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड्स आर। ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है, ये हमने फॉरेस्ट्री में पढ़ा हुआ है। कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब या ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसकी जरूरत है ताकि सीड जो है वो क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं। सो राइस सीड के लिए ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर व्हाट, 32 डिग्री सेल्सियस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Interveinal chlorosis of the younger leaves of the plant is the characteristic symptom of, option number C, iron deficiency. Interveinal chlorosis of the younger leaves of the plant is the characteristic symptom of iron deficiency. अगर आपको younger leaves में interveinal chlorosis दिख रहा है तो वो किसका symptom है, iron deficiency का। Question number 43, the rice variety containing D-Geo-Wu-Jane is। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि D-Geo-Wu-Jane जो है वो एक तरीके की क्या है, राइस वेराइटी है। और ये कौन सी राइस वैरायटी है, IR8। IR8 क्या है, एक तरीके का हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ साइज राइस वैरायटी है विच वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था इन द अर्ली 1960s। In November 1966, the variety was first introduced in the Philippines and India। तो ये चीज याद रखिएगा कि D-Geo-Wu-Jane जो है वो एक तरीके की IR8 की वेराइटी है राइस की विच वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द अर्ली 1960s। और नवंबर 1966 में दिस वेराइटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फिलीपींस एंड इंडिया। ये चीज याद रखिएगा। Okay, question number 44. Which one of the following soil is best for vegetable cultivation? Vegetable cultivation के लिए इनमें से कौन सा soil जो है वो best है? So sandy loam is one of the best soil for vegetable cultivation. Question number 45. The ill effects of submergence of roots of deciduous fruit plant in water for very long time is due primarily to lack of aeration. Okay, next. Which one of the following groups of crop is most suitable and recommended for intercropping in the young orchids? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि orchids क्या होते हैं। अगर orchids की बात की जाए तो वो एक तरीके के मतलब इंटेंशनल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज होती है। मतलब आप इंटेंशनली प्लांटिंग कर रहे हो ट्रीज की या श्रब्स की, दैट इज मेंटेन फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के इंटेंशन से आप किसी ट्रीज या श्रब्स की प्लांटिंग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्किड कहते हैं। और ऑर्किड्स जो होते हैं दे कंप्राइजेज ऑफ फ्रूट या नट प्रोड्यूसिंग ट्रीज जो होते हैं, राइट, विच आर जनरली ग्रोन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्किड्स कहते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या है कि इनमें से जो ऑर्किड्स होते हैं दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम वेजिटेबल्स, उनके साथ जो है उनकी इंटरक्रॉपिंग की जाती है।
Question number 47. The main objective of growing intercrops with the main fruit crop is to get additional income. ये चीज तो पता ही है. Okay. Question number 48. In relation to crop rotation, which one of the following statement is incorrect? क्रॉप रोटेशन के उस रिलेशन से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? सो लेग्यूम में बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूम, ये तो सही है. वेजिटेबल ससेप्टेबल टू अ पर्टिकुलर पेस्ट शुड बी फॉलोड बाय अ रेजिस्टेंट वन, ये भी सही है. हैवी फीडर्स शुड बी फॉलोड बाय लो फीडर्स, ये भी सही है. तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय सेम टाइप ऑफ क्रॉप, बिल्कुल गलत है. अगर ऐसा होगा तो दोनों में क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा. तो क्रॉप रोटेशन में ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे. तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49. द टू important principles for of extension education are. एजुकेशन या एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात हो रही है. तो जो दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होंगे वो तो होगा, एक तो पार्टिसिपेशन और दूसरा लीडरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैटेगराइज द डिसिप्लिन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बिलोंग. तो इनमें से कौन सा जो है वो कैटेगराइज करेगा the discipline of extension education, that is what applied behavioral science. तो ये जो है यहाँ पर एजुकेशन की जो बात हो रही है दैट इज व्हाट साइंटिफिक एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी बात हो रही है. तो अगर आपको उस डिसिप्लिन का एक्सटेंशन करना है एजुकेशन का तो दैट मस्ट बिलोंग अप्लाइड बिहेवियरल ऑफ साइंस. ओके डियर व्यूवर्स, तो आज के हमने अपने इस लेक्चर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज को ब्रीफली डिस्कस किया. आई होप इस लेक्चर सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के मन में ये डाउट था कि एग्रीकल्चर में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं. तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. हम आगे जो है और भी एमसीक्यूज लेकर आएंगे और नियरली अबाउट 500 to 600 एमसीक्यूज जो है एग्रीकल्चर पार्ट से मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी आपके एग्जाम के पहले पहले तक. और एक बात कि डियर व्यूवर्स, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वो इस नाम से है BBA डॉट, सॉरी एक सेकेंड, BBA._Raipur. तो अभी जाकर उसको फॉलो कीजिए. मैं वहां पर जो है डेली बेसिस पर आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज वहां पर अपलोड करूंगी. तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको डेली जो है डेली बेसिस पे कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वहां पर मैं जो है अपलोड करते जाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट. तो उस पोस्ट को देखकर आपको कहीं ना कहीं से एक किसी तरह की नॉलेज जरूर मिलेगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगी. तो आप वहां पर जाकर तुरंत हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट से पीछे ना रह जाए. और इसका जो पीडीएफ भी है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर कर दूंगी. हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ब्राइट बेंचर्स एकेडमी के नाम से है. आप बिल्कुल जाइए, वहाँ पर हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है, उसको देखकर आपको पता चल जाएगा और तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए. और एक लास्ट रिक्वेस्ट डियर व्यूवर्स, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अगर आपको अपना एसीएफ अच्छे नंबरों से क्रैक करना है विदाउट, यहाँ पर ये जितने भी लेक्चर्स है ऑल ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी वीडियो जो है वो आपसे कहीं छूट ना जाए. ओके डियर व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग.